और इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता दें, खासतौर से जिस तरह से रेप पॉलिटिक्स इन दिनों चल रही है उसको लेकर अब राजनीति जमकर देखने को मिलती है। चाहे बात हाथरस की हो, चाहे बात बलरामपुर की हो या फिर राजस्थान के बारां की ही बात क्यों ना हो, न्यूज नेशन हाथरस पहुंचा। हाथरस में जिस तरह से पीड़ित बच्ची के साथ में जो भी कुछ हुआ, उसके बाद जो पीड़ित परिवार का बयान सामने आ रहा है वो चौंकाने वाला है। आपको बता दें, पीड़ित बच्ची की जो भाभी, उन्होंने कहा है कि हमें बिना चेहरा दिखाए अंतिम संस्कार करा दिया गया, हमें धमकाया जा रहा है। लगातार परिवार यही कह रहा है कि हमें धमकियां दी जा रही थी। ये सवाल अब ये खड़ा होता है कि आखिर धमकियां कौन दे रहा है, आखिर क्यों इस तरह से पुलिस का भी बर्ताव है। हम आपको हाथरस पीड़िता की भाभी का दर्द सुनाते हैं। उनसे बात की हमारे सहयोगी राहुल डबास ने। किस तरीके से डीएम दबाव डाल रहे हैं, किस तरीके से आपके परिवार वालों को धक्का दिया गया। जब मीडिया यहाँ नहीं था तब क्या हुआ था, प्रशासन की तरफ से, डीएम की तरफ से और पुलिस की तरफ से? क्या बोलूं, डीएम साहब का जो आप देख रहे हो वो सच है। हम लोग कुछ बात करना चाह रहे हैं, हम लोग तो चिल्ला के पड़ रहे हो कि अरे तुमसे बात की जा रही है, तुम्हें पता है हम कितनी ऊंची पोस्ट पे हैं, पोस्ट की धमकी दे रहे हो तुम। कितने करोड़ लोगों की हम जनता में हम डीएम बने, हमारे अंदर डीएम साहब ने ये भी कहा था कि मीडिया चली जाएगी, हमें रोक दिया गया। क्या आपको ये बताया गया कि मीडिया है ये चली गई, झूठा कुछ बोला गया? नहीं, हमें नहीं, मीडिया चली जाएगी, फिर भी तो हम ही से काम है। और ये भी कहा गया था कि अगर आप बयान बदल रहे तो हम भी बदल जाएंगे। तो इशारा क्या था, धमकी क्या थी? धमकी यही थी कि ये पैसे दिया जा रहा है, ये सब कुछ दिया जा रहा है, ये केस उल्टा कर देंगे हम लोग, मतलब धमकी ये थी। इंसाफ नहीं। दूसरा आरोपी पक्ष है, उनसे भी क्या डीएम मिलते थे, पुलिस के अधिकारी मिलते थे? क्योंकि ये बोला गया कि जो उस टाइम तो लड़की चल के गई थी, जीभ नहीं कटी है, बलात्कार नहीं हुआ है, रीढ़ की हड्डी नहीं हुई। कंधों पे छोड़ तो देते, बॉडी जला के दी, क्यों जला दी? जब वो इस लायक थी तो तुम वहाँ उन्हें ऐसा ही छोड़ देते ना। हम तो जिंदगी भर उनकी सेवा करते। अगर जिंदा थी तो तुमने गला दबा के क्यों मार दिया? मुझे तो लग रहा है दिल्ली ले जाकर तुम उन्हीं लोगों की साजिश से जो मार दिया गया उन्हें। और ये भी साजिश है जो रात को 2 बजे 2:30 बजे अंतिम संस्कार किया जाता है, जबकि हिंदू रीति रिवाजों में ऐसा है। हम लोगों ने बोला बस 3-4 घंटे की बात है सर, आप ही करना सब कुछ, मगर बस वो बॉडी को हम लोगों को दिखा दो, अच्छे से हम लोग उनकी सब कुछ कर देंगे, हमारे घर वाले दूर खड़े रहेंगे, मगर आप ही करना। मगर नहीं, उन्होंने हम लोगों की एक नहीं सुनी, अपने आप पेट्रोल डीजल डाल के उन्हें जला दिया जाके। और ये भी बताया वो उन्हीं की बॉडी थी कि नहीं थी, ये भी नहीं जान, क्योंकि हमारी दीदी थी ना, 5-6 फीट लंबाई थी उनकी, तो वो इतनी सी गठरी में कैसे बन सकते हैं बताइए। तो यानी कुल मिलाकर आपको ये भी संशय लग रहा है कि जिसका अंतिम संस्कार किया गया वो आपकी रिश्तेदार थी या नहीं थी? रिश्तेदार नहीं थी, वो मेरी ननद थी। मेरे 3 बच्चे हैं जो उन्हें 24 घंटा उन्हीं को रखती थी। मैं कैसे बोल सकती हूँ? 7 साल से उनके साथ मैं रह रही हूँ, मुझे हर पल मेरी आंखों में उनका चेहरा हटता नहीं है। कैसे भूल सकती हूँ मैं उन्हें? कैसे उठा के तुम, आखिरी बार तो देख सकती थी मैं, आखिरी बार भी नहीं देखने दिया। लगता है प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, मुख्यमंत्री बहुत सारे काम करते हैं, क्या उन्हें नजर नहीं आ रही हैं चीजें? क्या लगता है? ये सब उन लोगों को समझाने की बातें सुनने में ही अच्छी लगती हैं। हकीकत तो आप देख रहे हैं, जो वो बोल रहे हैं ना, बेटी को पढ़ाओ, बेटी को बचाओ, ये सब रोमियो स्क्वाड बहुत सब ऐसे सोच लीजिए कि वो किताबों में उनके मुंह से बोलने में ही अच्छी लग रही है, मगर जो चल रहा है यूपी में वो सब दिख रहा है सबको। क्या लगता है कि क्यों राहुल गांधी को, प्रियंका को, अखिलेश यादव को, बाकी लोगों को यहाँ नहीं आने दे रहे? क्यों मीडिया को नहीं आने दे रहे? बीते 2 दिनों में क्या आपको खाना पानी मिल पाया समय से? क्या आपको बाहर जाने की इजाजत थी? बाहर नहीं जाने दिया जाए, गए भी नहीं थे, डर है हम लोगों के लिए, इसलिए जा भी नहीं पा रहे थे। मतलब पुलिस वालों से ही डर है? पुलिस वालों से ही डर है, क्योंकि निकलने नहीं देंगे तो फिर क्या फायदा है इसे। अब क्या उम्मीद है, क्या सीबीआई से ही जांच हो पाएगी या जो एसआईटी बनाई गई है, एसआईटी वाले भी 2 दिन रहे, क्या बात करने आए भगवान स्वरूप आएंगे ना तो वो भी उन्हीं के होंगे। एसआईटी टीम आई थी, वो एक दिन आके दूसरे दिन पूरे दिन गांव में बैठे रहे हैं, तो वो भी उन्हीं के। क्या पूछताछ की, क्या पूछा?
हम लोगों से यही पूछा कि आप मतलब कैसे हुआ ये कांड, क्या नहीं हुआ, सब अपने बारे में बताओ, लिखवाओ। वो बस लिखते रहे और लिख के ले गए और कुछ भी नहीं। में एक महिला भी थी, उन्होंने कुछ संवेदना दी, आपसे बात की? हाँ, वो अच्छे से पेश आ रही थी, अच्छे से बात की उन्होंने। और लोगों ने ऐसी हम लोगों के साथ में कुछ धमका के नहीं, जो भी कहा है डीएम साहब ने ही कहा। अब जब मीडिया को अंदर आने की अनुमति मिल गई है, ऐसे में लगता है कि अब आप ज़्यादा सुरक्षित है, कम से कम अपनी बात सूबे तक, सूबे की जनता तक, देश की आवाम तक पहुंचा सकती हो? बोल रहे हैं ये भी उन लोगों की चाल है कि 2 दिन आपको रोका गया, आज अचानक से ऐसा तो नहीं हमारे आने से पहले कुछ सिखाया गया कि यही बोलना है? नहीं मैम सर, ऐसा कुछ नहीं है। ये उन लोगों की कुछ चाल है जो अचानक से यहाँ से सबको हटा दिया गया है और आप लोगों को यहाँ भेजा गया है। कुछ उनके कुछ दिमाग में कुछ चल रहा होगा। ये चीज़ हम लोगों को खुद नहीं पता चल रहा कि अचानक से आप लोगों को भगाया जा रहा है, फिर अचानक से आप लोगों को अंदर आने दिया जा रहा है। ये सब उन्हीं की कुछ सोची समझी साजिश होगी। तो परिवार को आप सुन रहे हैं और जो पीड़िता थी उसके भाभी को आपने सुना, किस तरह से कई गंभीर आरोप भी लगाए। फिलहाल आपको बता दें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हाथरस मामले पर बोल रही हैं। मैं इतना ही कहना, मैं उनका जवाब दे दूं? मैं इतना ही कहना चाहूंगी, एसआईटी गृह सचिव के अंतर्गत चल रही है। भारत सरकार की प्रतिनिधि होने के नाते मेरा विश्वास है कि एक स्वतंत्र मीडिया के चलते सच कभी छुपता नहीं है और निश्चित रूप से योगी जी की जो कार्यशैली रही है वो कड़े से कड़े कदम कानून व्यवस्था को बना के रखने में और महिलाओं को सुरक्षित रखने में निश्चित रूप से लेंगे, ये मेरा विश्वास है। लगातार विपक्ष आप पर भी निशाना साध रहा है जी, लगातार विपक्ष आप पर भी निशाना निश्चित साध रहा है। आपको लेकर ट्वीट भी किया गया। अब हाथरस को लेकर अगला क्या होना चाहिए? देखिए, कल कांग्रेस पार्टी ने मेरे ऊपर एक विशेष टिप्पणी और ट्वीट किया कि संयुक्त राष्ट्र में मुझे अपने देश के खिलाफ बयान देना चाहिए था। मेरा ये मानना है कि जब अपने देश का मैं प्रतिनिधित्व संयुक्त राष्ट्र में करती हूँ तो उसमें एक मंत्री के नाते नहीं बल्कि एक भारतीय के नाते बोलती हूँ। कांग्रेस की ये दरकार है कि मैं राष्ट्र के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में बयान दूं, लेकिन मेरे लिए ऐसी कल्पना भी राष्ट्रद्रोह से कम नहीं। जहां तक विपक्ष का मुझ पर बार बार निशाना साधना है, ये विपक्ष की अपनी जिम्मेदारी है, अपनी मर्यादा है। और जब अमेठी में मैंने कूच की थी तभी मुझे पता था कि जीवन भर मैं उनके निशाने पे रहूंगी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हाथरस को लेकर आगे क्या? पिछली जो चीजें हैं वो तो हैं, अब ऐसी घटनाएं और ना हो, क्या और भी कड़े कानून की जरूरत है? कुछ मोदी सरकार ने बच्चियों के साथ गैंगरेप की सजा को सजाए मौत करार दिलवाया, आप सब इसके साक्षी हैं। मोदी सरकार ने पॉक्सो के रूल्स को लेकर भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी के संदर्भ में विशेष कानूनी व्यवस्थाएं खड़ी की। मैं इतना मानती हूं कि सरकार की ओर से चाहे वो बजट का आवंटन हो, चाहे वो कानून व्यवस्था में संसद में कानून पारित करने की बात हो, मोदी सरकार इन सारे विषयों में एक कदम पीछे नहीं बल्कि 2 कदम आगे चल के काम करती है। मेरा ये विश्वास है कि एक स्वतंत्र देश में संविधान की मर्यादा में हम सब अपने दायित्वों का निर्वाह करके महिला हो, बच्ची हो या बच्चा हो, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहेंगे। मैं आज भी कह रही हूं कि संवैधानिक पद पर रहकर मैंने न राजस्थान पर टिप्पणी की, न बंगाल में एक्टिव केसेस पे टिप्पणी की, न ही किसी और प्रदेश के उस पे टिप्पणी की, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से निश्चित रूप से चर्चा की है और आश्वासन पाया है कि पूर्णतः न्याय होगा। और आज जो एक महिला पत्रकार ने पूछा कि क्या मात्र महिलाएं इस बात से कहीं ना कहीं क्रोधित हैं, मैं इस मंच पे जितने पुरुष भाजपा के कार्यकर्ता बैठे हैं उनकी ओर से भी आपसे कह सकती हूँ कि चाहे वो भाजपा का पुरुष कार्यकर्ता हो या देश का सामान्य पुरुष, हम सबका ये संकल्प और अभिलाषा है कि देश की महिलाएं सम्मानित हों और सुरक्षित रहें। मैडम, परिवार के साथ नार्को टेस्ट होना चाहिए। एक क्वेश्चन, आजमगढ़ की एक लड़की जो है बलात्कार के मामले में ट्रामा सेंटर आई थी, लेकिन यहाँ से किसी भी भाजपा के नेता या कार्यकर्ता ने मिलने की कोशिश नहीं की उस पीड़ित लड़की के परिवार से या पीड़ित लड़की से। आजमगढ़ का जो केस आप मुझे बतला रहे हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा, मेरी संवैधानिक मर्यादा ये है
कि मैं प्रदेश में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, लेकिन निश्चित रूप से मेरा ये मानना है, चाहे वो कोई राजनेता हो, चाहे वो कोई व्यक्ति विशेष हो, चाहे वो संगठन हो, महिला तक मदद के लिए पहुंचे, राजनीति के लिए ना पहुंचे। मैडम, एक सवाल ये है कि निर्भया कांड में पैसे के आवंटन की बात आपने की, 9,000 करोड़ रुपया लगभग सभी प्रदेशों में, लेकिन अभी तक उसका पैसा कहीं खर्च नहीं हुआ, कहीं उसका। प्रदेश की सरकारें, एक बार भारत सरकार जब पैसा सुनिश्चित कराती है तो किस प्रकार से खर्चा करती है वो प्रदेश की सरकार का अधिकार है। आप अगर ये मानते हैं कि मैं प्रदेश, चाहे वो किसी का भी प्रदेश हो, किसी भी राजनीतिक दल का प्रदेश हो, उनके अधिकारों का हनन करूंगी, तो मुझे लगता है इससे संवैधानिक ठेस पहुंचती है व्यवस्थाओं को। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता जो थी कि निर्भया फंड के माध्यम से सभी प्रदेशों तक ये आवंटन किया जाए, उसको हमने सुनिश्चित किया है और हम बार बार प्रदेश की सरकारों के साथ समन्वय से आग्रह करते रहते हैं कि वो आवंटित जितनी भी राशि है उसका पूरा उपयोग करें। जी, राज्य सरकार की आपने बात की कि योगी की एक टीम है, अभी उमा भारती जी ने सरकार के ऊपर सलाह दिया योगी जी को कि मैं आपकी बड़ी बहन हूँ, हाथरस वाली घटना पर आप ध्यान दीजिए। उनके बाद अभी आपने कहा ये क्या मतलब क्या सूचना देता है कि आपके ही सरकार में और पूर्व सरकार में मंत्री रही और पार्टी की वरिष्ठ नेता है, जब ये शब्द कहना पड़ा कि मैं आपकी बड़ी बहन हूँ, तो आप मैं इतना ही कहना चाहूंगी, भारतीय जनता पार्टी का चाहे वो महिला कार्यकर्ता हो या पुरुष कार्यकर्ता हो, हम सबकी अभिलाषा ये है कि महिला का सम्मान हो, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि देश के किसी भी कोने में। उसके संदर्भ में अगर मुख्यमंत्री श्री से कोई भी कार्यकर्ता कोई भी वार्तालाप करता है तो स्वतंत्र एक व्यवस्था में वार्तालाप के खिलाफ कोई टिप्पणी करना मुझे नहीं लगता मुझे शोभा देगा। आप सवाल करेंगे तो जवाब दूंगी भाई साहब। हाँ जी, हाथरस के लिए अपने पीड़िता के परिवार वालों को समझाया, बात किया, तो आज है कल नहीं रहेगी, हम तो रहेंगे, तो डीएम के खिलाफ क्या कार्रवाई? क्योंकि प्रशासनिक अधिकार योगी जी का है कार्रवाई करने का। मेरा पूर्ण विश्वास है कि एसआईटी की जब रिपोर्ट सबमिट होगी तो जितने अधिकारियों के खिलाफ सबूत पाए जाएंगे, निश्चित रूप से योगी जी उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। क्या लग रहा है कि योगी सरकार से झूठ हो रही है या झूठ हो रही है? मुझे ऐसा, इसलिए मैं आपके इस सवाल का जवाब इस प्रकार से दे रही हूँ ताकि आप जिस सुर्खी की खोज में हैं वो सुर्खी मैं आपको ना दूं। मैं दोबारा दोहरा रही हूँ, मैं इसीलिए दोबारा दोहरा रही हूँ कि जिस सुर्खी की तलाश में आप हैं उस सुर्खी को मैं ना दूं, इसीलिए अपने बार बार आपसे आग्रह में एक भाई साहब मैं इनका जवाब दे दूं, फिर आप, मेरा आपसे आग्रह है कि मेरे वक्तव्य को मैं दोबारा दोहराती हूं ताकि आप दोबारा नोट कर लें। महिला आयोग ने पहले दिन से प्रदेश और जिला प्रशासन के साथ संपर्क करके पीड़िता को न्याय सुनिश्चित हो इसका पूरा काम किया है। दूसरा, मैंने स्वयं योगी जी से वार्ता करके उनसे आश्वासन पाया है कि पीड़िता के प्रति न्याय भी होगा और जो इस विषय में पीड़िता को न्याय से वंचित रखने का दुस्साहस कर रहे हैं उनके खिलाफ भी योगी जी कार्रवाई करेंगे। तो एसआईटी का गठन हो चुका है, हाथरस मामले में जांच की जा रही है, लेकिन आप सुन रहे थे स्मृति ईरानी को, उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। मदद के लिए जाइए लेकिन राजनीति के लिए नहीं, सीधे सीधे राहुल गांधी पर निशाना साधा गया। फिलहाल यहाँ पर रुक रहे कुछ ही पलों के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हाथरस में जो भी कुछ हुआ उसके बाद में एक अलग तस्वीर नजर आती है, कभी पॉलिटिक्स तो कभी साजिश। आपको बता दें जिस तरह से पिछले 2 दिनों में पीड़ित परिवार ने जो भी कुछ देखा उसको लेकर अब परिवार का दर्द सामने आ रहा है। न्यूज नेशन पर मृतका के भाई ने कहा कि ऐसा लग रहा था जैसे हमें ही घर में बंदी की तरह रखा गया, ऐसा लग रहा है जैसे हम ही आरोपी हैं। आप भी सुनिए। चंद दिनों पहले रक्षाबंधन का त्यौहार आया था। हमारे साथ बात करने के लिए मृतक पीड़िता के भाई हैं। भाई, जिस तरीके से बीते 3 दिनों से मीडिया को न्याय नहीं दिया, नेताओं को न्याय नहीं दिया, वायरल वीडियो हमारे पास टुकड़ों में आ रहे थे, बीते 24 घंटे 48 घंटे में हुआ क्या था? परिवार के ऊपर क्या बीती थी? पुलिस प्रशासन का क्या रोल था? पुलिस प्रशासन का तो यही रोल था, बहुत बुरा रोल था। सब लोग ने ऐसा घेर रखा होगा जैसे हम खुद ही आरोपी हैं। खाने पीने तक के लिए भी परेशान थे हम, बाहर से दूध लाने तक के लिए परेशान थे।
ऐसा लगा छोटे बच्चे हैं परिवार के, उन्हें दूध नहीं मिल पा रहा था, उन्हें खाना बाकी चीजें नहीं मिल पा रही। नहीं मिल पा रहा था, वो रो रो के परेशान थे। अब वो जब उनको पुलिस वाले जो इतना घेर रखा था उन्हें बोला है तब जाके यहाँ से हटे हैं वो लोग। तो आपने कब खाना खाया, पिछली बार कब खाना खाया था, या खाना भी नहीं मिल पा रहा? खाना तो जो टाइम से मिलना चाहिए वो टाइम से नहीं मिल पा रहा था, ना ही बन पा रहा था टाइम से। जब वो लोग डीएम साहब प्रवीण कुमार का हमने वीडियो देखा, किस तरीके से वो बात कर रहे थे कि आप बदलिए मत, बयान मत बदलिए, किस तरह का दबाव था? डीएम, एसपी तो अब सस्पेंड हो गए, क्या कहा उन्होंने? अब वो ले यही कह रहे थे आप बयान मत बदलना, बयान मत बदलना। अब बताइए हम क्या बयान बदलेंगे? वो जो बयान है वो हमारे रियल हकीकत है, वो उसी को तो बताएंगे, और क्या इससे ज़्यादा बयान बदलेंगे हम लोग। दूसरे पक्ष ने ये कहा कि जो आपकी बहन थी, जो 14 तारीख की वारदात हुई उसके बाद चलकर गई थी, उनकी जीभ नहीं काटी गई, उनकी रीढ़ की हड्डी नहीं तोड़ी गई, और कहीं ना कहीं आरोप आपके परिवार के ऊपर लगा रहा है। दूसरा बिल्कुल आरोप ये जो करा जा रहा है ना, बिल्कुल ये बिल्कुल इस पर पानी फेरते हमें लग रहा है कि इस पर पूरा लिपा करने के लिए सोच रहे हैं ये लोग। जब ये सारा कुछ नहीं हुआ तो हमारी बहन किसने मार दी, कैसे मर गई फिर वो? इस चीज़ का पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि रेप की पुष्टि नहीं हुई, फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट यही है। जब इस तरीके के बयान आते हैं दूसरे पक्ष से, पुलिस से, सरकार से, तो एक भाई के तौर पर क्या आप सोचते हैं, क्या बीतती? बिल्कुल, ये अगर सारा कुछ नहीं हुआ, रीढ़ की हड्डी नहीं टूटी है, जीभ नहीं काटी है, तो बहन मेरी कैसे मर गई, ये बताइए ये लोग। तो पीड़ित परिवार लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। यहाँ पर रुक रहे हैं कुछ ही पलों के लिए।